लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। 13 राज्यों की 88 सीटों पर 64.64% मतदान। त्रिपुरा मणिपुर में 75% से ज्यादा मतदान। अमरोहा में बूथ के अंदर फोन ले जाने को लेकर हंगामा। कांग्रेस प्रत्याशी और पुलिसकर्मी में नोकझोंक। तो वहीं बुलंदशहर के पहासी ब्लॉक क्षेत्र में हुआ मतदान बहिष्कार। बरेली में पीएम मोदी और सीएम योगी का मेगा रोड शो। प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। मध्य प्रदेश के गुना में अमित शाह ने राहुल पर बोला हमला। बोले चाहे जितना तुष्टीकरण करें, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ को वापस नहीं आने देंगे। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की मांग खारिज की। और बिहार में आग का कहर। वैशाली, चंपारण, दरभंगा और मसूरी में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत, 50 लोग झुलसे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और रुख करेंगे खबरों का। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकंड फेज में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 सीटों पर वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 77.93% वोटिंग हुई। वहीं महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53% के आसपास मतदान हुआ। 2019 के आम चुनाव में इन सीटों पर 70.05% मतदान हुआ था। वोटिंग के दौरान मणिपुर के उखरूल में एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ संदिग्ध एक बूथ के अंदर घुस गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र को हाईजैक किया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बूथ पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटों बलूरघाट और रायगंज में सेंट्रल फोर्सेस महिलाओं को वोटिंग से रोकती नजर आई है। बलूरघाट में बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और तृणमूल वर्कर्स के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई। सेकंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में नजर आए। इनके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट भी इसी चरण में थी और आज वोटिंग यहां संपन्न हुई। देश की बात में अगली खबर हरियाणा की यमुनानगर से है, जहां हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तंज कसा है। कहा कि आपसी मनमुटाव और विवाद के बाद लिस्ट जारी हुई है। ब्रजेंद्र सिंह का टिकट काटने पर बोले कि उन्होंने हमेशा पारिवारिक और व्यक्तिगत राजनीति की है, इससे उन्हें नफा नुकसान दोनों हुए हैं। कुमारी शैलजा के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और बोले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल है। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। दृष्टि से बीजेपी ने अगर तो विकास की दृष्टि देखें तो भी बहुत काम किया। हर आदमी इस बात से सेटिस्फाई है। वो उसको ये लगता है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा काम विकास के काम, चाहे वो गांव के गली के काम हैं, चाहे वो सड़कों के काम हैं, चाहे वो किसी प्रकार के भी काम हैं, हर काम में सरकार ने अच्छा रिजल्ट दिया। मतलब ये नहीं कि आज कोई आदमी जो आलोचना करने वाले हैं वो आलोचना ही करने वाले हैं, उन्हें आलोचना ही करनी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लेकिन आम आदमी कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, वो प्रशंसा कर रहा है। और जिस प्रकार से देश इन 10 साल में शक्तिशाली बनकर उभर गया सामने, देश ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस वालों को पता कि क्या है क्या नहीं है, ये सपा वालों को पता, ये जनता दल वालों को पता, ऐसा नहीं है। लोग टीवी देखते हैं रोज, सोशल मीडिया पे हैं रोज की रोज, फेसबुक पे हैं रोज की रोज। तो सारा दुनिया की जानकारी, जितनी जानकारी बड़े लीडरों को है ना, इतनी जानकारी आम आदमी को भी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला शहर की अनाज मंडी गेहूं की फसल से पूरी तरह से भरी पड़ी है। आलम यह है कि मंडी में अब जगह नहीं बची है। कारण है कि किसानों को अपनी खून पसीने की मेहनत मजबूरन मंडी से दूर खुले आसमान के नीचे होड्डा ग्राउंड में उतारनी पड़ रही है। आपको बता दें कि प्रशासन के आधे अधूरे बंदोबस्त और ढीली कार्यशैली ही किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। वहीं लिफ्ट इन न होने की वजह से अब न तो मंडी से फसल का उठान हो रहा है और न ही किसान को उसकी फसल का पेमेंट भी मिल पा रहा है।
आड़त का काम भी करता हूँ और किसानी भी करता हूँ। ठीक है जी। ये हमारे को 46 रुपये आड़त मिलती है। पहले मिलती थी सैकड़े के ऊपर 2.5 रुपये, 2.5 रुपये सैकड़ा। अब 12 रुपये तुम्हारे उधर घट गए। और ये ढांगे लगाए हम 3 रुपये ढांग के दे रहे जी। और फिर इसको गड्डी में लिफ्ट करेंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे गवर्नमेंट से। 3 रुपये हमें गवर्नमेंट देती है, 5 8 में लोड हो रही है हमारी पर थैला। तो आड़ती के पल्ले तो पड़ता कुछ नहीं। और जिम्मेदार भी परेशान है, जगह नहीं मिलती, ट्रैली कहाँ गए रहे हैं, लिफ्टिंग है ही नहीं बिल्कुल। देखिए, मंडी के मेरे पास बहुत दिनों से एक ये सुनने में आ रहा था, कई आड़ती भाई और हमारे जो किसान साथी हैं वो काफ़ी दिनों से पेमेंट को लेकर परेशान थे। तो मैंने जब हमारे बड़े भाई यहाँ गुलजार जी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, मेरा छोटा भाई है जिनकी दुकान पर आज हम हैं, गौरव जी, इनके जब इनसे मैंने बातचीत करी तो इन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। जो सरकार ने जिस ठेकेदार को वो दिया है ठेका, वो टाइम पर लिफ्ट नहीं कर रहा। और सरकार ने एक ये पॉलिसी बना दी कि जब तक मंडी में से लिफ्टिंग होकर गेट पास बाहर नहीं जाएगा तब तक वो किसान के खाते में कितनी गेहूं आई है उसका ये अपलोडिंग नहीं करते। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भारतीय संयुक्त किसान मोर्चे ने कुछ दिन पहले एक किसान की तरफ से 7,501 का बीज लिया था। 7,501 बीज की कालाबाजारी को लेकर दुकानदार के खिलाफ दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। कार्रवाई न होने को लेकर किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र का घेराव किया है। किसानों ने मौजूदा सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कृषि विभाग सेक्टर 7 के एसडीओ जितेंद्र सिंह के अनुसार दुकानदार का लाइसेंस 21 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है। शिकायत आई थी, उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है, इनका ये कहना है कि रद्द नहीं किया है, रद्द कर दिया गया है। कल आदेश जारी हो चुके हैं। रद्द होने के बाद ये एक प्रक्रिया है, सीधा किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया। उससे जवाब मांगा गया है, उसके जवाब के उपरांत कार्रवाई होती है। 2 दिन के अंदर अंदर उससे दुकानदार से जवाब मांगा गया है, उसका नोटिस वगैरह दिए है, सारा आपको दिखा देगा। जो रिपोर्ट हमसे मांगी थी हमने लिख के दे दी, जो इनके फैक्ट्स थे वो हमने लिख के दे दिए थे, जो टीम वहाँ गई थी। एक कमेटी बनाई जाए डीसी के अध्यक्षता में, जिससे जो बीज है पारदर्शी तरीके से सही तरीके से बने। ये कहने लगे ये तरीका हम नहीं दे सकते, ना किसानों को बता सकते और ना हम मोबाइल पे दे सकते कि बीज कब आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने तरीके से जैसे ये बेचते हैं डबल रेटों पे, वही तरीका इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ ये डीडीए एसडीओ जितने भी हैं ये सारे भ्रष्ट हो रहे हैं, दुकानदारों से पैसे लेते हैं। अगर ये ईमानदार हो जाए ना, एक बीज का दाना भी बाहर नहीं जाता। और हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का हक कहीं राजपुरा जान लग रहा है, कहीं मतलब पंजाब जान लग रहा। तो बीज हमारे किसानों ना मिलकर अगर हम जाते हैं, जो किसानी निर्माण तो मिलता भी नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय द्वारा स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत पलासिया चौराहे पर इंदौर यातायात पुलिस और श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मतदान जागरूकता और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों द्वारा चौराहे पर रेड लाइट होने पर हाथों में तख्तियां लिए, जिस पर वोट डालने की अपील एवं यातायात के नियमों का पालन करने हेतु स्लोगन लिखे गए थे। उनके माध्यम से लोगों को संदेश दिया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन सुशील कुमार तिवारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं श्री जैन दिवाकर कॉलेज के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट व स्टाफ उपस्थित था। मेरा भी आप लोगों के माध्यम से इंदौर शहर की जनता से अनुरोध है कि आगामी 13 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए वे अधिक से अधिक सभी लोग मतदान करने निकलें। और मतदान एक पर्व है और इसमें उत्साह के साथ भाग लें, मतदान करें, यही मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से। आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के विद्यार्थी और स्टाफगण आज पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक जागरूकता और वोटिंग जागरूकता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर चौराहे पर हमारे स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी
रास्ते चलते लोगों को रोक कर ट्रैफिक पॉइंट्स पर जहाँ सिग्नल रुका लाल सिग्नल है वहाँ पर इनको अवेयर कर रहे हैं कि आपको वोट देना है। क्योंकि युवा अगर वोट देने में आगे आता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी सरकार का निर्माण होता है। उसी के साथ ट्रैफिक का भी इंदौर को नंबर 1 बनाना है। अगली खबर इंदौर से है, जहां एक युवक का सर कुचलकर हत्या कर दी गई। यह मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी का है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आज थाना एरोड्रम के नंदबाग इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला और प्रथम दृष्टया ये जो इसमें हत्या की आशंका लग रही है, इसमें मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी है और मृतक का जो है वो मर्ग कायम किया गया थाना एरोड्रम में और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो हम एग्जैक्ट कारणों का खुलासा करेंगे। चूँकि ये मृतक है तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके संबंध में जो टीम है वो आवश्यक कार्यवाही के लिए लगाई गई, जिससे मृतक की जल्दी पहचान हो जाए और हम कोशिश करेंगे इसकी जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई। तो देश की बात में अगली खबर बिहार से है, जहां आग ने जमकर कहर बरपाया है। आग की चपेट में आने से 14 लोगों की जलकर दुखद मौत हुई है। 50 लोग इसमें झुलसे भी हैं। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग ने वैशाली, चंपारण, दरभंगा और मसौड़ी में जमकर कहर बरपाया है। दरभंगा में वैवाहिक समारोह में आतिशबाजी से एक घर में आग से 6 लोग जिंदा जल गए। वैशाली के जदाहा प्रखंड में 300 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आग की चपेट में आने से मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण के कुड़वा चैनपुर में दलित बस्ती में आग से 40 घर जलकर खाक हो गए। इस अग्निकांड की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई। सासाराम में भी आग की एक घटना में दादी पोते की जलकर मौत हो गई। पटना के लहसुना थाना क्षेत्र के चकोर गांव में 2 सिलेंडर विस्फोट में भी 50 लोग झुलस गए। देश के बाद में अगली खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त आवास के समक्ष मुख्य सड़क जाम कर दी, जिससे वाहनों के आवागमन में बाधा पैदा हुई। आपको बता दें कि पाकुड़ केकेएम कॉलेज के कुछ छात्र कोयला लेकर अपने छात्रावास आ रहे थे, जिन्हें पुलिस के रोकने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम स्थल पर उपस्थित छात्रों को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराया। कल्याण बालक छात्रावास केकेएम कॉलेज पाकुड़ के हैं। तो ये जो जाम देख रहे हैं, हम लोग को मजबूरन बैठना पड़ा, क्योंकि करीब 6 बजे जैसे हम लोग का बाबू साहब कोयला लाने के लिए गए थे, तो पाकुड़ के जिला पुलिस जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा उन छात्रों पर लाठी का प्रहार करने का कोशिश किया गया था और दुर्व्यवहार किया गया था। तो हम लोग का मांग यही है कि यदि झारखंड के छात्र से, झारखंड के आदिवासी छात्र से इस प्रकार से का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो हम लोग सहन नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग का मांग यही है कि प्रत्येक 3 महीना में एक कोयला का व्यवस्था, एक ट्रक कोयला का व्यवस्था किया जाए, ये हम लोग का मांग है। साथ ही साथ छात्रावास का बहुत सारा समस्या है, उसका भी समाधान किया जाए। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। बिजनौर से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिजनौर में तेज रफ्तार टैंकर ने छात्र को कुचला है। 6ठी क्लास के छात्र की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। स्कूल से घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर दोनों साइड में जाम लगाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 का यह पूरा मामला है। तो गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने का काम किया है।
बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 का ये पूरा मामला है। बिजनौर से इस वक्त की अहम खबर। बिजनौर में तेज रफ्तार टैंकर ने छात्र को कुचला है। बिजनौर में तेज रफ्तार टैंकर का कहर। 6वीं के छात्र को टैंकर ने कुचला है। छठी क्लास के छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। स्कूल से घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। अगली अहम खबर अमेठी से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है। बाइक पर सवार 2 दंपत्ति और 2 बच्चे, हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है। दंपत्ति और एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक में आग की घटना भी सामने आई। कोतवाली क्षेत्र के गौरीगंज हाईवे की यह पूरी घटना है। तो दंपत्ति और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हुई है। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक घटनास्थल पर ही जल गया। कोतवाली क्षेत्र के गौरीगंज हाईवे का ये पूरा मामला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है। बाइक पर सवार दंपत्ति और 2 बच्चे, जिसमें एक दंपत्ति और बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी है। दंपत्ति के साथ बाइक पर 2 बच्चे भी सवार थे। इसमें एक दंपत्ति और बच्चे की मौत हुई है, जबकि एक बच्चा और एक दंपत्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ये ट्रक भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक घटनास्थल से कुछ दूर पर ही जलकर राख हो गया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित CPL 2.0 लीग का शुभारंभ गुरुवार को BPMG इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया। इस अवसर पर CPL 2.0 टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 8 टीमों की जर्सी, बैग, कैप एवं CPL ट्रॉफी का अनावरण भी अतिथियों के माध्यम से किया गया। इसमें कुल 8 टीमों के कप्तानों की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम में माधव, ऋतिक, अजीत, नेहा और आकाश द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। गायकों की एक से बढ़कर एक गीत सुनाकर उनके गीतों पर लोग झूमने को मजबूर हो गए। मुख्य अतिथि ने कहा कि एकेडमी द्वारा शानदार आयोजन कर बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस भव्य शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में करण महाना जी, अभिजीत सिंह सांगा, आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवाकांत जी महाराज, अजय कपूर, अवध बिहारी मिश्र, राजेश शुक्ला, शिवांग मिश्रा, कृष्ण दत्त द्विवेदी और विभोर शर्मा, जगदीश वर्मा, हनुमंत राय द्विवेदी जी, राकेश गिरी, महेंद्र वर्मा व सुधांशु जी उपस्थित रहे। CPL 2.0 के इस कार्यक्रम की जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी। के न्यूज इंडिया इस लीग में मीडिया पार्टनर है। तो CPL 2.0 का शानदार आगाज हुआ है। अंडर 16 खिलाड़ियों का ये CPL 2.0 चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट, जिसका भव्य आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में तमाम विशेष अतिथि शामिल हुए हैं। विधायक अभिजीत सांगा, करण महाना के अलावा तमाम विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। तो के न्यूज इंडिया इस टूर्नामेंट में मीडिया पार्टनर है। BPMG इंटर कॉलेज के मैदान में इसका शुभारंभ हुआ है। CPL 2.0 का ये शानदार आगाज, अंडर 16 खिलाड़ियों का ये CPL
2.0 चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बीपीएमजी इंटर कॉलेज के मैदान में इसका शुभारंभ हुआ है। शानदार आयोजन का शुभारंभ, सीपीएल 2.0 का शानदार आगाज देखने को मिला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां एक तरफ देश और प्रदेश में जहां विकास के तमाम दावे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जनपद के महुआ बाजार क्षेत्र के ग्रामीण आज भी बिजली की पहुंच से कोसों दूर हैं। परेशान ग्रामीणों ने जब शासन और प्रशासन से बिजली की समस्या से निजात दिलाने की मांग रखी तो शासन और प्रशासन ने पावर हाउस न होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। ऐसे में परेशान ग्रामीणों को समस्या से निजात दिलाने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता इकबाल अहमद ने जनहित याचिका दायर की, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब तलब किया, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पावर हाउस न होने की वजह से इन ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही थी, लेकिन सरकार ने अब पावर हाउस की स्वीकृति दे दी है। सरकार ने घाटा संख्या 206 की जमीन खरीदकर पावर हाउस के लिए स्वीकृत किया है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 6 हफ्ते में इसकी प्रगति रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद ग्रामीणों ने फैसले पर खुशी जाहिर की है और याचिकाकर्ता अधिवक्ता इकबाल अहमद का आभार जताया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। खबर लखनऊ से है, जहां बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के संदर्भ में कांग्रेस मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश चित्रा बाथम, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना एवं मीडिया विभाग के चेयरमैन सीपी राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला। आराधना मिश्रा मोना ने, जो विधानमंडल दल की नेता हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी घबराहट है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री अपना सुर बदल रहे हैं, अपनी भाषा, प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई है। 2016 की रैली में जब बरेली में प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की फसल दुगनी कर देंगे, किसानों की फसल और आमदनी को दुगनी कर देंगे, लेकिन अभी तक किसानों को ना एमएसपी मिली है और ना आमदनी ही दुगनी हुई है। अनुभव है मेरा, मैं ये मानती हूँ कि जब कभी भी चुनाव में प्रतिशत कम होता है तो ये सरकार के खिलाफ होता है, मौजूदा सरकार के खिलाफ ये ट्रेंड रहा है। तो मैं तो यही मानती हूँ, और जो आम जनता की राय भी दिखने को मिल रही है वो भी यही है कि आज भले ही बहुत सारे मुद्दे भाजपा याद दिलाने का प्रयास करती रहे, पर आज जो किसान है वो परेशान है। आज नौजवान बेरोजगारी की बात पे सवाल पूछ रहा है, आज महिलाएं सिलेंडर के दाम पर सवाल पूछ रही हैं, दाल और गेहूं के दाम का सवाल पूछ रही हैं। आज जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, किसानों की समस्याएं बढ़ती चली गई, ये जरूर एक बड़ा मुद्दा है और आज जनता हर सड़क पर, हर नुक्कड़ पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कन्नौज में अखिलेश यादव के मंसूबे सफल नहीं होंगे, सपा की जमानत जब्त होगी। प्रथम चरण और आज द्वितीय चरण के मतदान में सभी लोकसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और वहां के आम जनमानस से हमारी बात हुई है। भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। धूप का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव और आज द्वितीय चरण की चुनाव का मतदान चल रहा है। द्वितीय चरण के मतदान में हमने सभी 8 के 8 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के लोकल के जो आम जनमानस के लोग हैं, उनसे हमने बात किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं। धूप का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है।
माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। यही कारण है कि लोग अपने घरों से धूप की परवाह बगैर किए हुए निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंच करके उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। प्रथम द्वितीय चरण के बाद हम लगभग सभी सीटों पर गए हैं प्रचार करने के लिए। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के पवित्र स्थल शिव बाबा धाम के प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद जनसभा करने पहुंचे। आकाश आनंद अम्बेडकर नगर में पहली बार पहुंचे। उनकी पहली जनसभा भी ये रही। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले उनका स्वागत किया गया। जनसभा में 5 लोकसभा सीट के उम्मीदवार शामिल होने के लिए पहुंचे। अयोध्या से सचिदानंद पांडे, सचिन, सुल्तानपुर, श्रावस्ती बस्ती के 7 अन्य कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए जमकर भाजपा पर आकाश आनंद ने निशाना साधा। आकाश ने कहा कि हमें मुफ्त का राशन नहीं, बहन जी का शासन चाहिए। भाजपा के लोग यहां तो उनसे शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार का सवाल करें अगर भाजपा के लोग यहां आए। आकाश ने यह भी कहा कि भाजपा ने स्कूलों का बुरा हाल कर दिया है। अगली खबर बदायूं से है, जहां सीएम योगी के बयान पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का पलटवार सामने आया है। सीएम कपड़े तो संतों के पहनते हैं लेकिन संतों का ज्ञान नहीं है। शिवपाल यादव ने यह कटाक्ष किया। सत्यनारायण की कथा के बाद प्रसाद बंटता है, वह चूरन चटनी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता कि इटावा के कार्यक्रम में 85% जनता बाहर की थी। राजनीति में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। राजनीति में महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में ऐसी बातें तो होनी नहीं चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कपड़े तो संतों के पहनते हैं, उससे तो लगता है कि संत हैं, लेकिन ये संतों का ज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। अब जब सत्यनारायण की कथा होती है, कथा के बाद प्रसाद बढ़ता है। अब वो बता रहे हैं चूरन चटनी, और चूरन चटनी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये चूरन चटनी खाने वाले व्यक्ति ने बहुत से लोगों का हाजमा दुरुस्त कर दिया। तो देखिए, इन्हें इतना भी पता नहीं है मुख्यमंत्री जी को। जो कल मीटिंग थी उनकी, तो उसमें इनके अधिकारियों ने, इंटेलिजेंस ने शायद ये भी नहीं बताया कि 85% से ऊपर जनता बाहर की थी और लोकल भीड़ थी नहीं। और जितना ये नेताजी का परिवार के बारे में इधर उधर की बातें, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उतना ही मार्जिन बढ़ेगा। देखा था, मैनपुरी में गए थे, मैनपुरी में भी उन्होंने इसी तरीके से की बातें करी थी, तो वहाँ देखे डिम्पल यादव का मार्जिन बहुत बढ़ गया था। उसी तरीके से देखना जसवंत नगर में अब ये इधर उधर की बातें बोल के आए हैं, मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जिम डेली 1 से 2 घंटा। अरे वाह, पर रोज क्यों? बॉडी बिल्डिंग, टाइम तो लगता है। स्क्रीन टाइम तो काफी है आपका। बिल्कुल, अब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तो मिलती है और एंटरटेनमेंट भी। पर इतना टाइम? नॉलेज बिल्डिंग, ये भी तो जरूरी है। आसान नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना। सही कहा आपने। पूरे दिन रील्स बनाओ, कैप्शन चुनो, पोस्ट करो, स्टोरीज अपलोड करो। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक्चुअली। पर इतना कुछ किस लिए? इमेज बिल्डिंग, व्हाट एल्स? पर वोट नहीं डाला आपने। वोट क्या फायदा? नेशन बिल्डिंग, और हाँ, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता।
ख्याल बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर झांसी से है, जहां लोकसभा समन्वय निर्वाचन सामान्य निर्वाचन 2024 के 5वें चरण में शामिल है। झांसी ललितपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल की सुबह निर्वाचन केंद्र झांसी कलेक्ट्रेट में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 3 मई तक जारी रहेगी। नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच संपूर्ण कराई जा रही है। इस बारे में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क का रूट डायवर्जन भी स्थिति को देखते हुए किया जाएगा। आज से 3 मई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। जैसा आप देख रहे हैं, गेट नंबर 2, कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 से प्रत्याशियों प्रस्तावकों की एंट्री है। यहाँ से जो रजिस्टर्ड पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनके साथ में 4 प्रस्तावक तथा जो निर्दलीय जो लड़ेंगे उनके साथ एक प्रत्याशी के साथ में 10 प्रस्तावक जा सकते हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के चारों तरफ हम लोगों ने बैरियर लगाए हैं, वहाँ पे फोर्स की व्यवस्था की गई है। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग जगह जगह से ट्रैफिक भी डाइवर्ट करेंगे, जिसका ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से शेयर कर दिया है। चेकिंग का अभियान लगातार चल रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है तभी से हमारी एफएसटी की टीमें लगातार विधानसभावार जो गठित टीमें हैं वो चेकिंग कर रही हैं, जिसमें कैश या जो मटेरियल है, जो बहुमूल्य मटेरियल है, उसकी चेकिंग की जा रही है, जिसकी सीमा 50,000 से अगर कैश को पकड़ा जा रहा है, उससे ऊपर यदि कोई कैश लेकर के जा रहा है तो उसको जस्टिफाई मौके पर करना पड़ेगा कि ये कैश कैसा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के जलकल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर कानपुर के चिड़ियाघर निकट पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी लगातार बर्बाद हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार जलकल में कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी व कर्मचारी ने सुध नहीं ली है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पानी की लाख बर्बादी हो, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। संबंधित लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि क्षेत्रीय पार्षद से भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन पानी की बर्बादी को लेकर कोई भी सामने नहीं आया है। पाइपलाइन से पानी हजारों लीटर प्रतिदिन बहता रहता है, लेकिन फिर भी किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। मैं यहाँ निरंतर सुबह शाम आता जाता हूँ और ये जो है संज्ञान में डाला भी गया है, इस पर काम भी हुआ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारे महेंद्र कुमार पांडे और पप्पू भैया, उनके द्वारा जो सूचित किया गया, उनको मालूम है, उन्होंने इसमें प्रयास किया, लेकिन जो है नीचे पाइपलाइन ऊपर से जो है टेलीफोन लाइन है, इसकी वजह से इस पर अवरोधक काम नहीं हो पा रहा है। भैया ये करीब जो 2 महीने से करीब जो है यहाँ पे भरा हुआ है और डेली ये पानी बहता हुआ है। आने जाने वालों को जो है बहुत दिक्कत हो रही है और जो है इसका कोई जो सुनवाई नहीं हो रही है। वार्ड नंबर ही कौन सा है? 4 जोन 6। कोई अधिकारी अभी तक झांकने आया है यहाँ पर? अब अधिकारी के अभी हम 2-3 दिन पहले देखा, काम तो चल रहा था, मगर कोई तो जो ठीक नहीं हुआ। ये 1 हफ्ता हो गया है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा है। कौन सा वार्ड है ये? 40। तो पप्पू पांडे सभासद हैं। कोई यहाँ पर घटना तो नहीं होती किसी तरह से? आज दिन हुआ ने तहसील परिसर में इकट्ठे होकर धरना दिया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय स्वाभिमान महापंचायत का आज विसरौली के दौतोरी कस्बे में आयोजन होना था। वहीं महापंचायत कार्यक्रम के आयोजन के लिए टेंट लगाने की पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन आयोजन से पहले ही आयोजन करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर टेंट और मंच उखाड़ दिया। हिरासत में लिए गए 4 लोगों को रिहा करने के लिए क्षत्रिय समाज के लोग तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। साथ ही क्षत्रिय समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुरादाबाद के जमकर नारे भी लगाए। धरने के को देखते हुए एक तरफ जहां आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं करीब 1 दर्जन थाना अध्यक्ष व फोर्स की वहां तैनाती की गई। पूरा मामला बिशोली कोतवाली क्षेत्र के बिशोली तहसील परिसर का है।
तो देश के बाद में उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड में अभी बिजली उपभोक्ताओं को नए वर्ष में बिजली का झटका लगने वाला है। ऊर्जा निगम की सिफारिश के क्रम में विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दर जल्द बढ़ाई जाएगी। बताया गया है कि करीब 10% बिजली की दर बढ़ाई जानी है। जल्द ही इसका नया टैरिफ जारी हो जाएगा। वहीं इस पर सियासत भी गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आमजन पर बढ़ती महंगाई का बोझ और अब बढ़ती बिजली को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश है। उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर बिजली की सस्ती दरों पर आमजनों को उपलब्ध होंगी। इसके बजाय यहाँ पर बिजली की दर लगातार बढ़ती जा रही है। जनक है ऊर्जा प्रदेश में जहां खुद बिजली पैदा होती है और हमें उम्मीद थी कि यहां अन्य प्रदेशों की तुलना में बिजली सस्ती होगी। यहां सस्ती तो छोड़ी, अभी 11% के आसपास और बढ़ाने की बात चल रही है, जो निश्चित ही दुखद है। और चुनाव वोट पड़ने का इंतजार सरकार ने किया, इस बात को याद यहाँ के वोटर्स को, यहाँ के नागरिकों को रखना चाहिए। उसमें कोई बात नहीं। बिजली की बात अगर कही बात, एक तरफ सरकारें जो हैं सस्ती बिजली की बात कर रही हैं, अन्य प्रदेशों की अगर हम बात करें तो, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत में पूरी परियोजनाएं हमारी अपनी हैं, सब कुछ हमारी है। जल हमारा है, जल पे अधिकार हमारा नहीं है, उन पे जो परियोजनाएं उन पे नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि बिजली हम खुद पैदा कर रहे हैं, हमें तो रिबेट मिलनी चाहिए था। पहले फ्री नहीं तो रिबेट तो हमें मिलनी चाहिए थे। उल्टा यहाँ पे महंगाई की मार एक तरफ जनता झेल रही, ऊपर से बिजली की मार जो जनता के ऊपर पड़ेगी, ये बहुत दुखदायी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी 4 धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिव यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जाएं। देखिए, 4 धाम यात्रा हर साल उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 56 लाख लोग थे, उससे पहले साल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, और इस बार कुछ ही दिनों में 15 लाख से ज़्यादा अभी तक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इसलिए 4 धाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए वो यात्रा अच्छी हो, उसमें सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें। परिवहन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आवास है, सभी प्रकार का जो यातायात है वो भी ठीक प्रकार से चले। किसी को, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको परेशानी न हो। हालांकि ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, और चूँकि सभी को पता है पैदल यात्रा है, यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी समुचित व्यवस्थाएं रहें, ठीक प्रकार से साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, होटलों इत्यादि, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, ये सब ठीक रेट पर भी मिलें, ठीक प्रकार से इसका इंतजाम हो। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नैनीताल से सटे पाइंस के जंगल में भीषण आग लग गई, जिसमें जंगल जलकर खाक हो रहा है। तो वहीं लड़िया काटा के जंगल में भी आग लगी हुई है। जंगल में आग लगते देख स्थानीय लोगों के साथ दमकल विभाग जंगल में लगी आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। पाइंस के जंगलों में आग ने पाइंस स्थित ITI के खाली पड़े भवन को भी अपनी चपेट में ले लिया। जंगल में लगी भीषण आग से नैनीताल भवाली सड़क में घने धुएं के चलते कई घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रखनी पड़ी। तेज हवाओं के चलते दमकल विभाग की टीमों को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल में आग लगने के बावजूद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सका। लग गई है, अभी ITI का एक मकान जल गया है, अब एक रिहायशी मकान यहाँ भी है जो ऑन रोड है, इसमें भी आग लगने का खतरा है। और हमारी कैंप साइड में भी फायर आ गई थी, वो तो हमने किसी तरह कंट्रोल करी है, पर फायर आगे बढ़ गई है बहुत। अब कितना चलेगा मुझे नहीं पता। अरे बहुत आग है गुरुदेव, आग कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। मैंने सुबह फायर फाइटर बुलाया था, 101 में फ़ोन किया था, वहाँ पे तो डिस्कनेक्ट हो गया था, 112 में करा था, फिर देहरादून से ही फ़ोन आया, फायर ब्रिगेड भी आया, पर वो कंट्रोल से बाहर हुए, उनका पानी खत्म हुआ, चले गए, उसके बाद दोबारा नहीं आए। अब कहाँ गए मुझे नहीं पता। आज आग
की कम से कम 7-8 घटनाएं हो गई हैं। फायर टेंडर जो है गेठिया और जूली कोट की तरफ गए हैं। एक फायर टेंडर हमारा पाइंस में काम कर रहा है। मैं भी अपने और कर्मचारियों के साथ बीटिंग मेथड से बुझा रहे हैं। ट्रैफिक को हमने रोक रखा है क्योंकि हवा बहुत तेज है, बहुत गहरा धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक घर में लगी है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं हम सब। बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके नैनीताल पहुंचे बॉलीवुड के सिने स्टार चंकी पांडे ने कैची धाम पहुंचकर नीमकरोली महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जैसे ही चंकी पांडे के प्रशंसकों को उनके कैची धाम पहुंचने की सूचना मिली तो उनके प्रशंसकों ने मंदिर से निकलते ही उन्हें घेर लिया और सेल्फी लेने लगे। अभिनेता चंकी पांडे ने भी लोगों को मायूस नहीं होने दिया और स्वयं भी उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। हालांकि बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे के दौरे की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट ढाबे पर बनी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी। वहीं पास में पेट्रोल पंप होने की वजह से खतरा बढ़ने लगा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा होने से बचा। हालांकि ढाबे पर बनी कई झोपड़ियां और उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया। अन्य कोई जनहानि नहीं हुई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नगर निगम कुछ समय पूर्व बनी बस्तियों पर कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसी बस्तियों को नगर निगम द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी इनको भी हटाया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम कमिश्नर गौरव कुमार ने बताया कि एनजीटी द्वारा कहा गया है कि नदी किनारे बनी अवैध बस्तियों को हटाया जाए। इसके लिए हमारे द्वारा टीम भी गठित की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार का अधिनियम में 11 मार्च 2016 से पूर्व बसी बस्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी बस्तियों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। मामले में थोड़ा बताना चाहूँगा। यह निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का मैटर है जो माननीय एनजीटी में चल रहा है। उसमें एनजीटी द्वारा यह आदेशित किया गया है कि नदी किनारे समस्त अतिक्रमण को हटाया जाए। तो जो हमारी नदी किनारे जो भी अतिक्रमण हैं उसको चिन्हित करने के लिए हमारे द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, टास्क फोर्स का, जो अपर नगर आयुक्त साहब जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कमेटी उन अतिक्रमण को आइडेंटिफाई करेगी जो नदी किनारे हैं। इसमें एक पक्ष यह भी है कि जो नदी किनारे मलिन बस्तियां हैं उनको उत्तराखंड सरकार का अधिनियम जो है उसमें 11 मार्च 2016 की कट ऑफ डेट है। उससे पूर्व जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, परंतु उसके उपरांत जो स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट हुए हैं उनकी भी इसमें पहचान की जाएगी ताकि उन पर भी विधिक प्रक्रिया अपनाकर उनका रिमूवल किया जा सके। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।